बहुत पुरानी बात है, जब समय की चाल धीमी और हवाओं में किस्सों की महक हुआ करती थी। सुदूर अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसे एक छोटे से गांव रामपुर में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। रामदीन का जीवन धरती और अंबर के बीच झूलता एक सरल तराना था। जेठ का महीना था। सूरज किसी क्रुद्ध देवता की भांति आकाश के मध्य से आग बरसा रहा था। रामदीन अपने सूखे खेतों में माथे से टपकते पसीने की धारों के बीच बुवाई के लिए जमीन तैयार कर रहा था। रामदीन के जीवन में अगर कोई सबसे अनमोल रत्न थी तो वह थी उसकी बेटी चंपाकली। जैसा नाम वैसा ही गुण। वह केवल रूप में ही चंपा के फूल सी नहीं थी, बल्कि उसकी बुद्धि भी तलवार की धार से ज्यादा तेज थी। दोपहर ढलने को थी। रामदीन की सांसें भारी हो चली थीं। तभी उसने पूरी ताकत से कुदाल जमीन पर मारी। ठन। इस बार आवाज पत्थर से टकराने वाली खट जैसी नहीं थी, बल्कि किसी धातु से टकराने वाली गूंजती हुई ठनक थी। रामदीन ठिठक गया। उसके मन में कौतूहल का एक बीज अंकुरित हुआ। उसने झुककर देखा। कुदाल की नोक किसी पीली कठोर वस्तु से टकराई थी। उसने अपने खुरदरे हाथों से मिट्टी को हटाना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वहां से एक अद्भुत चमक फूटने लगी। जब उसने उस वस्तु को बाहर निकाला और अपनी धोती के छोर से पहुंचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि ठोस सोने की बनी एक छोटी सी उखल थी। रामदीन वहीं खेत की मेड़द पर बैठ गया। उसका भोला मन विचारों के भंवर में गोते लगाने लगा। हे ईश्वर, यह क्या माया है? इतनी कीमती वस्तु जिसकी चमक से मेरी झोपड़ी में आग लग जाए, उसका मेरे पास क्या काम? रामदीन जन्मजात स्वामी भक्त और नितांत ईमानदार था। उसके मन में लालच का एक कतरा भी न था। ऐसी कलाकृति, ऐसा शुद्ध सोना, यह तो केवल राजाधिराज के महलों की शोभा बढ़ा सकता है। अगर मैंने इसे रख लिया तो पाप का भागी बनूंगा। मैं यह उखल राजा साहब को भेंट कर दूंगा। हो सकता है मेरी ईमानदारी देखकर वे मुझे कुछ इनाम दे दें, जिससे चंपा के हाथ पीले हो सकें। उसने उस भारी उखल को अपने पुराने मैले अंगोछे में ऐसे लपेटा। वह घर की ओर चल दिया, लेकिन आज उसके कदमों में थकान नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। रामदीन जब अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचा, रामदीन हाँता हुआ भीतर गया। उसका चेहरा उत्साह से किसी बालक की भांति चमक रहा था। रामदीन ने अपनी धोती की गांठ खोलते हुए कहा, चंपा, अरे ओ चंपा, देख आज तेरे बापू के हाथ क्या लगा है। चंपाकली ने उखल को हाथ में लिया। रामदीन ने उत्साह में भरकर कहा, है ना अद्भुत? मैंने सोचा है बेटी कि कल भोर होते ही मैं राजमहल जाऊंगा और इसे हमारे न्यायप्रिय राजा को भेंट कर दूंगा। यह राजसी वस्तु है, हम गरीबों के घर में इसका क्या काम? चंपाकली ने उखल को जमीन पर रखा। पिताजी, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि यह ओखली बेजोड़ है, पर आप दुनियादारी नहीं समझते। ये अमीर लोग और विशेषकर राजा महाराजा बड़े रहे नक्चरहे होते हैं। उनकी नजरों में अमृत में भी जहर खोजने की आदत होती है। रामदीन अकुलाकर बोला, तू क्या कह रही है पगली? मैं उन्हें भेंट दे रहा हूँ, कोई भीख थोड़ी मांग रहा हूँ। राजा खुश होंगे। चंपाकली ने पिता की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, पिताजी, राजा इसमें जरूर कोई न कोई खोट निकालेंगे। बड़े लोगों को भेंट देने में सम्मान कम और जोखिम ज्यादा होता है। हो सकता है आपको लेने के देने। रामदीन झुंझला गया। उसे अपनी बेटी की समझदारी आज कायरता लग रही थी। अच्छा मेरी बुद्धू बिटिया रानी, जरा मुझे भी तो बता, इस शुद्ध 24 कैरेट सोने की ढली हुई मूरत में भला क्या खोट है? महाराज इसमें क्या कमी निकालेंगे? चंपाकली ने मुस्कान के साथ कहा, सुनिए पिताजी, जब आप दरबार में इसे पेश करेंगे तो महाराज की आंखें चौंधियां जाएंगी। वे कहेंगे, वाह क्या कमाल की खूबसूरती है, बड़ी ही दिव्य है ये उखल। लेकिन अगले ही पल उनका शाही शक जागेगा। पर बताओ तो सही, ए मूर्ख इंसान, वे सोचेंगे कि आपने लालच में आकर भारी सोने का मूसल अपने घर में छिपा लिया है और केवल यह खोखली उखल उन्हें थमाने आए हैं। रामदीन ने माथे पर हाथ मारा। उसका स्वामी भक्त हृदय इस तर्क को स्वीकारने को तैयार न था। उसने आवेश में कहा, चुप कर पगली, हमारा राजा कभी ऐसा नहीं बोलेगा। उनका दिल दरिया जैसा विशाल है। तू क्या उन्हें भी अपनी तरह बेअक्ल और शक्की समझती है? उसने एक पुरानी फटी हुई थैली उठाई और उस बेशकीमती उखल को उसमें ऐसे डाल दिया जैसे वह कोई साधारण पत्थर हो। उसने थैली कंधे पर लटकाई और बिना पीछे मुड़े अंधेरे रास्तों को चीरता हुआ राजमहल की दिशा में बास चला। पीछे खड़ेढ़ी चंपाकली उसे जाते हुए देखती रही। उसे आभास हो चुका था कि सोने की यह चमक उसके पिता के जीवन में अंधेरा लाने वाली है। राजमहल के मुख्य द्वार पर पहरेदार पर्वत की भांति सीना ताने खड़े थे। रामदीन ने जैसे ही अंदर कदम बढ़ाना चाहा,
पहरेदारों ने भालों को आरा कर दिया। एक पहरेदार ने कर्क आवाज में पूछा, ठहर, कहाँ मुंह उठाए चला जा रहा है? रामदीन ने कांपते हाथों से थैली को सीने से लगा लिया। मैं महाराज के लिए एक अमूल्य भेंट लाया हूँ, धरती के गर्भ से निकली एक सौगात। काफी गिरगिराने और थैली की एक झलक दिखाने के बाद उसे भीतर जाने की अनुमति मिल ही गई। रामदीन के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे लगा जैसे वह कांच के फर्श पर चल रहा हो। रामदीन ने डरते डरते राजा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, अन्नदाता, मुझे अपने खेत में बुवाई करते समय एक ठोस सोने की सुंदर ओखली मिली है। मेरा मन गवाही नहीं कि इसे मैं अपनी गरीब कुटिया में रखूं। यह केवल आपके राजसी महल की शोभा बढ़ा सकती है। इसे स्वीकार करें सरकार, आप मना मत करिएगा। जैसे ही राजा ने उस भारी उखल को अपनी हथेली पर रखा, शुद्ध सोने की वह चमक दरबार की मशालों को भी फीका कर रही थी। राजा ने उसे हर ओर से घुमा फिरा कर देखा। उनकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे, लेकिन माथे पर एक शिकन भी थी। फिर राजा ने सिर हिलाया। उनका स्वर गंभीर और भारी था। दिखने में तो कमाल की खूबसूरत और बड़ी है यह उखल, निस्संदेह बेजोदा है। पर बताओ तो ए किसान, किधर गया इसका मूसल? ये शब्द, ये वही शब्द थे, हूबहू वही जो उस रात ढिबरी की रोशनी में चंपाकली ने कहे थे। बस राजा ने अपनी मर्यादा रखते हुए उसे मूर्ख इंसान नहीं कहा था, लेकिन प्रश्न की धार वही थी। रामदीन को लगा जैसे किसी ने उसे नींद से झकझोर दिया हो। उसका संयम, उसका दरबारी शिष्टाचार सब एक पल में ध्वस्त हो गया। उसने हताशा और आश्चर्य में अपने माथे पर हाथ दे मारा। धत तेरे की, हे भगवान, बिल्कुल वही शब्द। उन्होंने भी तो यही कहा था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा की भौहें तन गईं। उनकी आवाज में अब उत्सुकता थी। किसने यही कहा था किसान? साफ साफ बताओ। रामदीन को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह पसीने से तरबतर हो गया। हाथ जोड़कर वह बोला, गलती माफ करें सरकार, मेरी जुबान फिसल गई। दरअसल मेरी बेटी चंपाकली ने कल रात मुझे चेतावनी दी थी। अक्षरशः यही कहा था कि राजा साहब उखल देखकर खुश तो होंगे, पर मूसल जरूर मांगेंगे। आप दोनों के शब्द एक जैसे थे। मैंने तो उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी थी। उसे नासमझ बच्चा समझकर राजा के चेहरे से कठोरता गायब हो गई और उसकी जगह एक रहस्यमयी मुस्कान ने ले ली। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, ओह, तो तुम्हारी बेटी राजकाज और मानव स्वभाव की इतनी गहरी समझ रखती है। उन्होंने रामदीन की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है किसान, या शायद यह मात्र एक संयोग था। मैं उसे परखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी बुद्धि की धार वास्तव में कितनी तेज है। राजा के होठों पर एक ऐसी मुस्कान खेल रही थी जिसमें कौतूहल और सत्ता का नशा दोनों घुले हुए थे। उन्होंने अपनी उंगली के एक इशारे से संतरी को बुलाया। संतरी तुरंत एक मखमली थाल लेकर उपस्थित हुआ, जिसमें एक छोटी सी हथेली भर कपास की पुड़ियां रखी थी। वह कपास इतनी थोड़ी थी कि हवा के एक झोंके से उड़ा जाए, लेकिन रामदीन के लिए वह किसी पर्वत से कम भारी नहीं होने वाली थी। राजा ने वह पुड़िया रामदीन की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो किसान, यह तुच्छ सी दिखने वाली भेंट अपनी उस विदुषी बिटिया के पास ले जाओ। रामदीन ने कांपते हाथों से उसे थामा। राजा का स्वर अब आदेश में बदल गया, जाकर उससे कहना कि हमारे पास समय कम है। इस जरा सी कपास से बिना देर किए मेरी पूरी फौज की एक टुकड़ी के लिए सूत काते, कपड़े ढहा बुने और फिर उसे सिलकर कमीजें तैयार करके राजमहल भेज दे। याद रहे, सैनिकों को वर्दी की सख्त जरूरत है और काम अविलंब होना चाहिए। रामदीन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह किसी पत्थर की मूरत की तरह जड़ रहा हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हे प्रभु, यह कैसा न्याय है? एक मुट्ठी कपास और पूरी फौज के लिए कमीजें? ये तो वही बात हुई कि कोई कहे एक लोटे पानी से पूरा समुद्र भर दो। रामदीन ने उस कपास की पुरिया को उसी थैले में डाला जिसमें कुछ देर पहले वह भारी सोने की उखल लाया था। उसने झुककर राजा को सलाम ठोक दिया, आदर से नहीं बल्कि मजबूरी से। जब वह राजमहल के विशाल द्वार से बाहर निकला, सोचा था उखल के बदले राजा खुश होकर अशर्फियां देंगे, जागीर देंगे, और मिला क्या? ये नामुमकिन फरमान। न इनाम मिला न सम्मान। जब रामदीन गांव की पगडंडियों से होता हुआ अपनी झोपड़ी पहुंचा, चंपाकली द्वार पर ही खडेड़ी उसका इंतजार कर रही थी। रामदीन ने भारी मन से कहा, बेटी चंपाकली, हमारी सुख शांति को किसी की नजर लग गई। हमारे बुरे दिन आ गए हैं। उसने थरथराते हाथों से वह कपास की छोटी सी पुड्डियां निकाली और चंपाकली के हाथ में थमा दी। रामदीन ने दरबार का सारा वृत्तांत सुना दिया, कैसे राजा ने उसकी ईमानदारी पर शक किया और कैसे यह नामुमकिन फरमान सुनाया।
रामदीन सिर पकड़ कर जमीन पर बैठ गया, लेकिन चंपाकली, वह एक अडिग पर्वत की तरह शांत थी। राजा ने जाल फेंका है, पर वे भूल गए कि जाल में सिर्फ मछलियां फंसती हैं, हवा नहीं। अगर उनकी मांग सूरज को छूने जैसी असंभव है, तो मेरा जवाब भी ध्रुव तारे जैसा अटल होगा। उसने कोमलता से कहा, पिताजी, आप तो बेबात ही घबरा जाते हैं। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए कि इस रुई के पहाड़ को कैसे लांघना है। चंपाकली ने वह कपास हाथ में ली। उसने बड़े ध्यान से कपास के रेशों को अपनी उंगलियों से सहलाया। वह उसे जोर जोर से फटकने और झाड़ने लगी। अचानक 3 छोटी और कठोर चीजें फर्श पर गिरीं। कपास कितनी भी कुशलता से ओटी गई हो, उसमें एक आध बिनौले मतलब कपास के बीज तो छूट ही जाते हैं। चंपाकली की पारखी नजरों ने उन 2 काले बीजों को पहचान लिया। चंपाकली ने उन बीजों को अपने पिता को देते हुए कहा, पिताजी, अब आप अपनी थकान उतारिए और कल भोर होते ही फिर से राजमहल की ओर प्रस्थान कीजिए। राजा को मेरा यह संदेश दीजिएगा। रामदीन ने अपनी बेटी को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गई हो। चंपाकली मुस्कुराई। राजा से कहिएगा कि इन 2 बीजों के खोल से वे मेरे लिए एक दिव्य चरखा और एक विशाल करघा बनवा कर भेज दें। जैसे ही वे इन सूक्ष्म बीजों से ये लकाडीडीडी के यंत्र बनवा देंगे, मैं तुरंत अपना काम शुरू कर दूंगी। रामदीन की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसे समझ आ गया कि अगर बीज से लकड़ी का चरखा बनना असंभव था, तो एक मुट्ठी कपास से पूरी फौज की कमीजें बनना भी उतना ही असंभव था। अब इंतजार था कल की सुबह का, जब यह बीज राजा के अहंकार की जमीन को फाड़कर कर बाहर निकलने वाला था। अगला भाग देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।